अक्टूबर 19, 2015 इलेक्शन डे इन कनाडा, जिसके रिजल्ट ने इस कंट्री को अंधकार की तरफ धकेल दिया था। 2015 के इलेक्शन में सबसे ज्यादा लोग वोट डालने के लिए सामने आए थे, क्योंकि उनको उम्मीद थी अपने और अपने परिवार के बेहतर भविष्य की। और इसी उम्मीद के साथ सभी लोगों ने जस्टिन ट्रूडो को वोट दिया और उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिया। सभी लोग जस्टिन ट्रूडो का नाम चिल्ला रहे थे और ट्रूडो के पास उन सब के लिए एक ही वर्ड था। It's time for a change in this country, my friends. A real change. कनाडा के लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और जस्टिन ट्रूडो को अपना मसीहा समझ रहे थे। उनका मानना था कि अब कनाडा में रहना और भी आसान हो जाएगा, जॉब्स आसानी से मिलेंगी। ओवरऑल कनाडा के गोल्डन डेज वापस आ गए थे, लेकिन ये सारे सपने टूट गए। आज के समय पर कनाडा में रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कनाडा में हालात बहुत ज्यादा खराब है। लोग नशे करके सड़कों पर पड़े हुए हैं, उनके पास रहने के लिए घर नहीं है और वो लोग किराए का घर भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। स्पेशली जो स्टूडेंट्स यहाँ पर पढ़ने आते हैं दूसरे देशों से। इसके साथ साथ खाने की भी बहुत कम फैसिलिटीज उनको मिलती है। लाइक वहाँ ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर कोई भी किराना स्टोर खोलकर बैठ जाता है। वहाँ पर सब कुछ आपको मॉल में ही मिलेगा और वो बहुत ज्यादा महंगा होगा। और सेफ्टी दिन ब दिन घटती जा रही है। ऐसे ही बहुत सारे रीजंस की वजह से लोग कनाडा को छोड़ रहे हैं। वहाँ के लोग कनाडा की गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं है और कनाडा ड्रीम को एक नाइटमेयर समझने लगे हैं। आज की वीडियो में हम कनाडा के डार्क साइड को डिस्कस करेंगे, वही डार्क साइड जो मेन स्ट्रीम मीडिया डिस्कस नहीं करता। अगर आप एक ऐसे इंसान से बात करोगे जो कनाडा में रहता है, तो बातों बातों में आपको महसूस होगा कि वो इंसान अपने फ्यूचर के लिए कितना होपलेस है। हर इंसान का सपना होता है कि वो अच्छा पढ़ लिख कर अच्छा कमाए और अपना खुद का एक घर खरीदे, जहाँ सोसाइटी अच्छी हो, उसे एक अच्छा पड़ोसी मिले और उसका परिवार सुकून से रह सके। लेकिन कनाडा में ये ड्रीम एक फैंटेसी बन चुकी है, क्योंकि आज के समय पर कनाडा में अपना घर खरीदना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल है। कनाडा में एक एवरेज घर खरीदने के लिए एक फैमिली को 1,70,000 सालाना कमाने चाहिए। इंडियन करेंसी में ये 1,36,00,000 रुपए तक बन जाते हैं। इतने में यहाँ पर एक कोठी बन जाएगी। लेकिन वैनकूवर जैसी जगह पर ये नंबर 3,60,000 तक पहुंच जाता है। इंडियन करेंसी में ये 2.5 करोड़ रुपए तक बन जाते हैं। अब ये इतना बड़ा इशू क्यों है? क्योंकि कनाडा में एक फैमिली की सालाना इनकम $70,000 है। अब एक फैमिली $70,000 कमा रही है, तो वो 1,70,000 का एक छोटा सा घर कैसे ले? जिससे ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि वो अपना घर खरीद ही नहीं सकते। पिछले 10 साल में कनाडा में घर की कॉस्ट इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है, जिससे नॉर्मल कैनेडियन बहुत ज्यादा परेशान है। फॉर एग्जांपल वैनकूवर में एक नॉर्मल घर $2 मिलियन में सेल हुआ है और वो घर कोई बहुत बड़ा नहीं था। वो घर ये था। इंडिया में अगर ये रकम देखी जाए तो 16 करोड़ रुपए से ज्यादा होते हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना घर खरीदना ही नहीं चाहते। वो लोग रेंट के घर में ही खुश है। लेकिन पिछले 10 साल में रेंट भी इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि लोग उसे भी अफोर्ड नहीं कर पा रहे। अब ये इतना बड़ा इशू क्यों है? क्योंकि पिछले 10 सालों में पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन लोगों को रखने के लिए इतने प्रॉपर्टीज है ही नहीं। लोग एक घर के लिए ही लाइनें लगाकर खड़े रहते हैं। जिसकी किस्मत और पॉकेट अच्छी होती है वो घर उसे मिल जाता है। अगर किसी को घर मिल भी जाता है तो मकान मालिक थोड़े दिनों बाद ही रेंट बढ़ा देता है, क्योंकि उसके पास और भी बहुत सारे लोग आते रहते हैं जो उससे ज्यादा पैसे में वो घर ले सकते हैं। इसके बाद इंसान के पास एक ही चॉइस बचती है कि वो बचत करे जहां से भी हो सके। और बहुत सारे लोग इस बचत के लिए अपना एक टाइम का खाना भी खाना बंद कर देते हैं, ताकि उनके सर पर छत रहे। क्योंकि कनाडा में बहुत ज्यादा ठंड होती है। इसके साथ साथ ब्लैक में बहुत सारी प्रॉपर्टी खरीदी और बेची जाती है, जिसके लिए गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करती। जब जस्टिन ट्रूडो से ये बात पूछी गई कि लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, आपकी गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, तो उन्होंने सारा दोष इमिग्रेंट्स पर मर दिया। उन्होंने कहा कि बहुत सारे लोग हमारे देश में इमिग्रेंट के तौर पर आकर रहने लगे हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आने लगी है। लाइक कनाडा में 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ रहे हैं जो दूसरे देशों से वहां पर जाते हैं। और गवर्नमेंट का कहना है कि इतने कम समय पर इतने सारे लोग उनके देश में आ गए, जिससे उनको टाइम ही नहीं मिला और प्रॉपर्टी बनाने का। अब जस्टिन ट्रूडो ने तो सारा दोष इमिग्रेंट्स पर डाल दिया है, लेकिन हम 100% दोष उन्हीं को नहीं दे सकते, क्योंकि उनका जो वीजा है वो अप्रूव करने वाले तुम्हारी गवर्नमेंट है। और दूसरा, रिसर्च से ये भी सामने आया है कि कनाडा गवर्नमेंट ने कभी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया ही नहीं। अब इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कनाडा गवर्नमेंट को तकरीबन 2030 तक 5 मिलियन घर चाहिए होंगे, ताकि सभी कैनेडियन को उनके घर मिल सके। अब कनाडा में हाउसिंग प्रॉब्लम ही सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम जो कैनेडियन फेस कर रहे हैं
वो है फूड प्रॉब्लम। 2022 के बाद सभी खाने वाली चीजों पर 10% प्राइसेस बढ़ चुके हैं, जहां सबसे ज्यादा परेशान आम लोग हो रहे हैं, क्योंकि उनकी कमाई का बहुत बड़ा हिस्सा अपने लिए छत अरेंज करने में चला जाता है। उसके बाद जो खाने की चीजें होती हैं वो भी महंगी होती जा रही हैं। कनाडा में फूड प्राइसेस इसलिए भी बढ़ रहे हैं क्योंकि वहां पर कोई कंपटीशन ही नहीं है। कुछ ही कंपनीज है जो पूरी फूड इंडस्ट्री को कैप्चर कर कर बैठी हैं। वही सारे फूड प्रोडक्ट की सप्लाई करती है और पूरी मार्केट पर उनकी मोनोपोली है। इन्हीं कंपनी का मार्केट शेयर 80% है और इस चीज को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड जैसा प्रोडक्ट जो डेली यूज किया जाता है उसे सिर्फ दो कंपनी सप्लाई करती हैं और यही दो कंपनी सारे प्राइसेस को सेट करती हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं और जितनी भी डेयरी इंडस्ट्री है उन सबको ये इंस्ट्रक्शन दी है कि अपने प्राइसेस बढ़ा दो, ताकि पोल्ट्री फार्म और डेयरी इंडस्ट्री को बचाया जा सके। इसकी वजह से एक एवरेज कैनेडियन फैमिली को डेयरी प्रोडक्ट के लिए ही एनुअली $450 खर्चा करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ कनाडा में पेट्रोल के प्राइसेस भी बहुत ज्यादा है। कनाडा सारे G7 कंट्रीज में सबसे टॉप पर है जहां सबसे ज्यादा पेट्रोल यूज किया जाता है। और ये क्यों हुआ है? क्योंकि कनाडा में कार्बन टैक्स लगा दिया गया है, जिसके बाद बाकी फ्यूल्स के प्राइसेस बढ़ गए हैं। Federal plan puts a price on pollution that brings down emissions, and it spurs innovation and the kind of investments in emissions reduction that we need, while at the same time putting more money in the pockets of Canadians. गवर्नमेंट की वजह से सिर्फ पेट्रोल के प्राइसेस ही नहीं बढ़े हैं, मोबाइल और इंटरनेट चार्जेस भी बढ़ चुके हैं। कनाडा का वायरलेस मार्केट दुनिया में सबसे महंगा वायरलेस मार्केट है। ये 7 गुना महंगा है ऑस्ट्रेलिया से और 1000 गुना महंगा है फिनलैंड से। अब इसमें क्रेजीएस्ट पार्ट ये है कि कनाडा की फोर्थ सबसे बड़ी कंपनी शो ने कनाडा की सबसे बड़ी कंपनी रोजर को खरीद लिया है, जिसके लिए कनाडा गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं किया। बाकी देशों में बहुत हद तक ऐसी डील को रोक दिया जाता है या फिर उसमें डिले कर दिया जाता है, लेकिन कनाडा में ये डील बहुत जल्दी हो गई थी। इंडिया में भी अगर सिर्फ एक ही कंपनी हो, एयरटेल या जियो, तो आप सोच भी नहीं सकते इंटरनेट चार्जेस कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे। लेकिन कनाडा में मोनोपोली बनती जा रही है, जिसके लिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही। इसके साथ साथ बैंकों का भी यही हाल है। वहां के लोगों के पास सिर्फ सिलेक्टेड चॉइसेस हैं। कुछ ही बैंक है जिनमें वो अपना खाता खुलवा सकते हैं और इस चीज के लिए बैंक उन पर मनचाहा चार्जेस करते हैं। अगर कोई इंसान अपना प्राइवेट बैंक खोलना चाहे तो उसे परमिशन भी नहीं दी जाती, क्योंकि जो बड़े बैंक है वो गवर्नमेंट को ऐसा करने ही नहीं देते। इसकी वजह से जो कैनेडियन है उनको सालाना $250 तक बैंकों को फीस देनी पड़ती है अपने अकाउंट के लिए, और ये फीस ऑस्ट्रेलिया और यूके से भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि कोई कंपटीशन ही नहीं है। अब मैं ऐसी बहुत सारी चीजें गिना सकता हूँ जिनकी वजह से एक एवरेज कैनेडियन की जिंदगी नरक बनी हुई है। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है कि अपनी इकोनॉमी को सेट करो, लोगों को जॉब्स दो ताकि वो ज्यादा पैसा कमाए और ज्यादा पैसा खर्चा करें, वो टैक्स पे कर सके, और जब वो खर्चा करेंगे तो उससे भी गवर्नमेंट के पास में पैसा आएगा। लेकिन कनाडा गवर्नमेंट वो भी नहीं कर पा रही है। 2019 के बाद कनाडा की इकोनॉमी में डिक्लाइन देखा गया है, जबकि उसका पड़ोसी देश यूएसए की इकोनॉमी में ग्रोथ देखी गई है। इसी डिक्लाइन की वजह से एवरेज कैनेडियन की लाइफ बहुत ज्यादा मुश्किल होती जा रही है और बहुत सारे जो इंटेलिजेंट माइंड्स हैं वो सब लोग कनाडा से यूएसए में जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलती है और वहां पर रहना भी आसान है। इसका एक रीजन ये भी है कि कनाडा के जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो अब कनाडा में ही इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अगर कोई इंसान कनाडा में ही स्टार्टअप करता है तो वहां के इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वो अपनी मोनोपोली सेट किए हुए हैं। अब अगर कोई नया स्टार्टअप आएगा तो वो इसको चलने ही नहीं देंगे और गवर्नमेंट उन्हीं का सपोर्ट करेगी। इसीलिए जो वहां के बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो कनाडा के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, वो दूसरे देशों के स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनका मानना है कि उनको वहां से ज्यादा अच्छे रिटर्न मिल जाएंगे। और इसी वजह से कनाडा की इकोनॉमी भी ग्रो नहीं हो रही है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की जो वहां पर पढ़ने जाते हैं। कुछ टाइम पहले तक कनाडा में $22 बिलियन इन स्टूडेंट्स की पॉकेट से आता था। जब कोई स्टूडेंट वहां पर पढ़ने जाता है तो कनाडा के जो बैंक है उनमें पहले उन्हें $20,000 डिपॉजिट करना पड़ता है एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट। उसके बाद ही उनको वीजा मिलता है। लेकिन इंडिया से पंगा होने के बाद और कोविड-19 के आने के बाद कनाडा का ये बिजनेस पूरी तरह से ठप हो गया, क्योंकि इंडिया से बहुत सारे लोग कनाडा जाते हैं और अब कनाडा की गवर्नमेंट ने भी सिलेक्टेड लोगों को ही वीजा देना शुरू किया है। इसके बाद जो कनाडा में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है ड्रग्स की। जी हाँ, कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया रीजन में
ड्रग्स लीगल है। अगर आपकी एज 18 प्लस है तो आप 250 ग्राम तक ड्रग्स को कैरी कर सकते हो और पुलिस आपको कुछ नहीं कहेगी। सर्वे के हिसाब से ये माना जाता है कि कनाडा के 3% लोग अब तक ये कंफर्म कर चुके हैं कि उन्होंने ड्रग्स लिए हैं। लेकिन एक सर्वे ये बताता है कि 3% नहीं, 21% कैनेडियन ड्रग्स लेते हैं। किसी भी विकसित देश के लिए ये नंबर बहुत ज्यादा बड़ा है, खासकर अगर उसका हेल्थ केयर सिस्टम पूरी दुनिया में टॉप पर हो। इतने सारे ड्रग्स एडिक्ट उस देश के लिए एक बहुत बड़ा फेलियर है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कनाडा को इसलिए चुनते हैं क्योंकि वहां पर हेल्थ केयर सिस्टम फ्री है, मतलब 70% आपके लिए पैसा गवर्नमेंट देगी और 30% आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि हेल्थ केयर सिस्टम तो जरूर फ्री है, लेकिन उसका जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा है। मतलब अगर आपको डॉक्टर से मिलना भी है तो आपकी जो अपॉइंटमेंट आपको मिलेगी वो 3-4 हफ्तों के बाद मिलेगी। तो ओवरऑल हेल्थ केयर सिस्टम अच्छा है, लेकिन उसका जो वेटिंग टाइम है वो बहुत ज्यादा है और बहुत कम हेल्थ केयर सिस्टम है, मतलब पॉपुलेशन ज्यादा है और हॉस्पिटल्स और डॉक्टर्स कम है। तो अगर आप कनाडा में जाना चाहते हो एज अ स्टूडेंट या फिर सेटल होने के लिए, तो ये सब सिनेरियोज को सोच कर ही जाना, और स्पेशली अगर आपका वहां पर पहले से कोई हो तभी वहां पर जाना, क्योंकि बहुत सारे लोग जो वहां पर सेटल्ड थे वो कनाडा को छोड़ रहे हैं। वो लोग दुबई या यूएसए में सेटल होने लग रहे हैं। बाकी चॉइस आपकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हे, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली में, और रोज इस तरह की वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। टेक केयर।